वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 21 जून 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम दोस्तों 19 जनवरी 2020 की प्रश्न पत्रिका देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 19 जनवरी 2020 को पहली बार हिंदी की परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ली गई है दोस्तों। 2013 से लेकर 2020 तक हिंदी मीडियम जो है वो परीक्षा में नहीं हुआ करता था। ये पहली बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है दोस्तों, ये हिंदी की पहली प्रश्न पत्रिका है टीएटी को लेकर। मतलब टीएटी के इतिहास में, हिंदी मीडियम के इतिहास में ये पहली प्रश्न पत्रिका होने वाली है दोस्तों। और दूसरी बात, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका सिलेबस सेम होता है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप। आपका जो सिलेबस होता है दोस्तों सेम होता है। काठिन्य पातड़ी जिसको हम मराठी में कहते हैं, डिफिकल्टी लेवल का बस फर्क होता है। मतलब पेपर 1 जो है वो पेपर 2 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आसान होता है दोस्तों। इतना ही फर्क होता है और इससे ज्यादा कोई फर्क आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको सीक्वेंस किस तरीके से दी जाती है क्वेश्चन की। ओके क्योंकि प्रश्न पत्रिका का एनालिसिस तो हम यहां पर करेंगे, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे दोस्तों तो देखिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको पहले जो 30 प्रश्न होते हैं वो हिंदी के होते हैं और सिर्फ इतना ही सेक्शन आपका हिंदी में आता है दोस्तों। बाकी का जो सेक्शन आपका आता है, अगर आप सेकंड लैंग्वेज में देखेंगे, आपको पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहां पर इंग्लिश और मराठी के ऑप्शन दिए गए, तो मैक्सिमम बच्चे मराठी ही लेंगे क्योंकि हमारा मराठी माध्यम है दोस्तों। भले हमने हिंदी माध्यम यहां पर सिलेक्ट किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपके सेकंड लैंग्वेज जो रहेंगी दोस्तों वो मराठी के लिए रहेंगी। मतलब जो दूसरे 30 प्रश्न आएंगे वो आपके मराठी के आएंगे। सीडीपी जो है दोनों पेपर में कंपलसरी होता है 30 मार्क्स के लिए। पेपर 1 में आपको ईवीएस और गणित मिलेगा दोस्तों, और पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान या फिर आपका जो भी मैथ साइंस होता है, इस प्रकार की प्रश्न पत्रिका होती है। मैं आपको एक बार फिर से यहां पर बताना चाहूंगा कि सिर्फ आपका जो हिंदी वाला सेक्शन होता है दोस्तों वही हिंदी में होता है। बाकी आपके जो 120 मार्क्स के पेपर होते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरे मराठी में होते हैं। ये बात भी यहां पर क्लियर हो जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां से आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 21 जून 2026 और सीटेट 2026 को लेकर टोटली वीडियो जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि महाटेट 2026, महाटेट 2025, महाटेट 2026 और साथ ही साथ सीटेट 2026 का अगर आप हमारा रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, टीएटी 2026 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रिजल्ट आने के बाद में आपने अगर ये वीडियो देखी दोस्तों तो कमेंट कर हमको जरूर बताना, क्योंकि परीक्षा में अभी भी 65 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जिस तरीके से आपको सेक्शन दिया गया है हिंदी का, ओके, पहली जो प्रश्न पत्रिका थी उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर पूछे गए प्रश्न 1 से 4 के उत्तरों के योग्य पर्याय चुनकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको बताया गया है कि मतलब एक पैसेज दिया गया है, गद्य आधार पर एक पैसेज दिया गया है और आपको पहले 4 प्रश्न के उत्तर जो है वो चुनकर लिखने हैं। अब क्या होता है, आपको कविता भी दी जाती है, पैसेज भी दिया जाता है, दोनों दिया जाता है 4-4 मार्क्स के लिए। पहले हम पैसेज को थोड़ा जल्दी जल्दी यहां पर पढ़ लेंगे और उसके बाद आसानी से इसके आंसर हम निकाल लेंगे दोस्तों। प्रयत्न हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। मानवीय इतिहास के विकास में नकारात्मक प्रयत्न मानवीय जीवन के लिए घातक साबित हुए हैं। हमारे प्रयत्नों की नींव में मानवीय मूल्य होने चाहिए। पहली बात, मानवीय मूल्य होने चाहिए, उन्हें सामाजिक हित के संदर्भ चाहिए। प्रयत्न व्यक्ति और समाज की जिंदा दिली का लक्षण है। प्रयत्नों के कारण जीवन में चैतन्य का निर्माण होता है, जीवन आनंददायी होता है, सफल, सार्थक और कल्याणकारी बनता है। प्रयत्नहीन जीवन न केवल नीरस, उबाऊ और शुष्क होता है, अपूर्ति उन्नति में वह बाधक भी होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में सफलता असफलता की चिंता छोड़कर निरंतर बिना रुके, बिना उकताए अपने उद्देश्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें
जो आनंद और संतोष है वह अतुलनीय तथा अवर्णनीय है। इसी से हमारे जीवन को अर्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या है, एक परिच्छेद आपको यहां पर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, परिच्छेद तो हमने पढ़ लिए। अब इसके आंसर आपके सामने यहां पर क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था कि सर प्रयत्न किन पर आधारित होने चाहिए। तो देखिए प्रयत्न किन पर आधारित होने चाहिए, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नींव पर आधारित होने चाहिए, जिंदा दिली पर आधारित होना चाहिए, चैतन्य पर आधारित होने चाहिए, या फिर मूल्य पर आधारित होने चाहिए। इस प्रकार आपको चार पर्याय यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको अगर आंसर बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो यहां पर बताया गया है कि हमारे प्रयत्न की नींव मानवीय मूल्यों होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। आपका जो विकल्प डी यहां पर दिया गया है वो क्या होगा सर, सही होगा। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि परिच्छेद को देखने की जरूरत है, क्योंकि एक डायरेक्ट हम इसका आंसर यहां पर क्या है लगा सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे, सर प्रश्न क्या पूछा गया है कि हमारे जीवन को कौन सार्थक बनाता है। अगर आपने परिच्छेद को ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने परिच्छेद को ध्यान से समझा है, तो सीधी सी बात है कि हमारे जीवन को सार्थक बनाता है हमारा लक्ष्य बनाता है। तो मतलब आपका विकल्प जो दो यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन दो जो रहेगा सर वो बिल्कुल आपका राइट विकल्प होगा। अब तीसरा जो प्रश्न है, प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, इसके लिए आपको पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हित के विरुद्ध न होने वाले शब्द का योग्य पर्याय कौन सा। अतः हे बघा, प्रश्न काय आहे की हित या शब्दासाठी म्हणजे योग्य विरोधार्थी शब्द कोणते, म्हणजे तीन या ठिकाणी विरुद्धार्थी शब्द असणार आहे आणि फक्त एक या ठिकाणी विरुद्धार्थी शब्द नसेल। ओके, तो देखिए हित के विरुद्ध न होने वाले शब्द का पर्याय कौन सा। अब देखिए हित का जो विरुद्ध होता है दोस्तों वो होता है अहित। ओके, हित मतलब फायदा, अहित मतलब नुकसान। सीधी सी बात है, नुकसानदायी ये भी क्या होता है, हित का विरुद्धार्थी शब्द होता है। और हानिकारक ये भी क्या होता है दोस्तों, हित का विरुद्ध शब्द मतलब विलोम शब्द होता है। लेकिन कल्याण यहां पर क्या है दोस्तों, हित का विरुद्ध शब्द नहीं होता है। कल्याण और हित एक ही बात होती है, दोनों समानार्थी शब्द होते हैं। तो आपका विकल्प सी यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। अगला प्रश्न है सर कि प्रस्तुत गद्य खंड के लिए योग्य शीर्षक कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको शीर्षक देना है, मतलब इस परिच्छेद को टाइटल देना है। तो देखिए इसका जो टाइटल था सर वो था मानवीय जीवन और प्रयत्न। अगर आप परिच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से जो है दोस्तों इसका टाइटल यहां पर क्या है, शीर्षक जो है वो मिल जाएगा। चलिए अब बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रामर और दो साहित्यकार को लेकर प्रश्न क्या है आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे सर, तो प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञ वर्ण निम्नलिखित में से कौन से वर्णों से बना है। तो देखिए पहली बात क्या होती है सर कि ज्ञ वर्ण क्या है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, जिस प्रकार से मराठी में ये बनता है द प्लस न प्लस य से, अदन्य जिस प्रकार हम बोलते हैं, तो हिंदी में ये किस प्रकार बनता है, तो ये ज प्लस त्र से बनता है। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर 3 दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के सेक्शन में पेपर 1 और पेपर 2 में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी में इतने मार्क्स ले लेना है कि फेल होने का कोई चांस हमने रखना ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषणों में से सर्वनाम से बना विशेषण कौन सा है। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पर सर्वनामिक विशेषण के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है वैसा, तैराक, ऊपरी या फिर मासिक। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल भी क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि सर वैसा जो है ये सर्वनाम से बना विशेषण है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा, पर्याय जो 1 दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 सातवां प्रश्न है। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। जहां पर नापा तोला जाता है उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर आप कहेंगे थोड़ा,
ज्यादा, कम, ये क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होता है। प्रश्न पूछा गया है कि सर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, पर्याप्त परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, और अधिक, अधिक यानी ज्यादा, ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। लेकिन बारी बारी जो है दोस्तों ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। मतलब हमारा विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो 4 रहेगा, वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है? होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है, तो मैं आपको कहूंगा सर कि अग्नि जल रही है। अग्नि जल रही है, तो मतलब आपका अग्नि क्या होगा दोस्तों? ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। विकल्प बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द में आपको क्या करना है दोस्तों? एक वाक्य बनाना है। जिस तरीके से हमने कहा कि सर अग्नि जल रही है, तो मतलब क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि इसका क्रियापद क्या है? जल रही है, रही है, तो आपका जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सर प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न पूछा गया है कि बहुवचन न होने वाले शब्द का पर्याय कौन सा है? ओके, बहुवचन न होने वाले शब्द का पर्याय कौन सा है? तो देखिए अगर आप बात करेंगे साधु, तो साधु ओ इसका बहुवचन होता है। मतलब एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। अब दर्शन की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो दर्शन ऐसा शब्द है जो नित्य बहुवचन शब्द है। मतलब दर्शन ये जो शब्द है दोस्तों, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। आपसे प्रश्न तो पूछा गया कि बहुवचन न होने वाला शब्द कौन सा है, तो दर्शन तो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो डेफिनेटली दर्शन क्या हो गया? आपका बहुवचन शब्द हो गया। और यहां पर चिड़िया एक शब्द दिया गया है दोस्तों, तो चिड़िया शब्द भी यहां पर कौन सा शब्द दिया गया है? बहुवचन शब्द दिया गया है। लेकिन प्रजा एक शब्द यहां पर दिया गया है, और प्रजा जो है दोस्तों ये एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन नहीं होता है। मतलब आपका विकल्प जो डी यहां पर रहेगा, ऑप्शन जो डी यहां पर दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कारक कितने प्रकार के होते हैं सर? तो हमने आपको बताया कि कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। यहां पर कारक को लेकर 2020, 2021, 2024 और 2025 की परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कारक जो है दोस्तों ये फिक्स क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है। के द्वारा प्रत्यय से संबंधित कारक कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, के द्वारा मैंने आपको कहा कि सचिन ने बैट के द्वारा सेंचुरी लगाई, शतक बनाया, तो उन्होंने क्या किया कि बैट के द्वारा, बैट क्या है? उनका साधन है, उनका साहित्य है। तो कारण कारक यहां पर आपका दो है दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन जो 3 रहेगा, पर्याय जो 3 दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल राइट विकल्प होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो, तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। यहां से क्या है, आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सीटेट 2026 के टोटली वीडियो जो है दोस्तों संपूर्ण सिलेबस के साथ बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से हमारा रिजल्ट 2024 और 2025 और 2026 की परीक्षाओं का रहा है दोस्तों, टीएटी और सीटेट का, आप खुद भी जान जाएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में देखकर कि हमारे हजारों शिक्षक जो है, कार्यरत शिक्षक जो है दोस्तों, वो परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी अनिवार्य किया है दोस्तों। उसमें से हजारों लोग जो है हमारे पास हो चुके हैं। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। ओके चलिए, थोड़ा सा स्लाइड का मसला और कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। सर 11वां जो प्रश्न पूछा गया है, आप देखेंगे कि प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में विसर्ग संधि नहीं है? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद स्वर संधि के और 6 प्रकार होते हैं, वो अलग विषय है, हमको उस पर अभी फिलहाल जाना नहीं है। अब यहां पर आपसे पूछा है कि विसर्ग संधि नहीं है। अब देखिए मनोहर की बात अगर आप करेंगे दोस्तों, तो विसर्ग संधि हो जाएगा।
ठीक है। यहां पर अगर आप बात करेंगे नीरस की तो विसर्ग संधि का उदाहरण है दुह प्लस आत्मा मतलब दुरात्मा। यहां पर अगर आप दुरात्मा की बात करेंगे तो यह भी क्या है दोस्तों आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन दिक् प्लस गज मतलब आपका दिक् गज जो है दोस्तों ये यहां पर क्या होगा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। मतलब ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। पर्याय जो एक दिया गया है वो आपका सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका जो प्रत्यक्ष आ रहा है, सप्तर्षि आ रहा है, मुंह मांगा आ रहा है और घनश्याम आ रहा है। ओके ठीक है। सप्तर्षि में आपको पता है कि द्विगु समास हो गया, संख्या आ गई। घनश्याम में कौन सा समास है दोस्तों आपका, तो घनश्याम में भी जो है दोस्तों आपका कर्मधारय समास है। लेकिन मुंह से मांगा, मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा में आपका कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। मतलब आपका विकल्प जो बी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका क्या है यहां पर राइट विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 13वां जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। देखिए नहीं है वाले क्वेश्चन जो है 2020 की पहली परीक्षा में ज्यादा पूछे गए थे। अब यहां पर भी आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए सर और पूछा गया है कि सर इसमें से संयुक्त वाक्य नहीं है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी में इतने नंबर ले लो यार कि मतलब आपका फेल होने का कोई चांस रहेगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी का आता है। मैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, आप 21 का पेपर देखो, आप 24 का पेपर देखो, आप 25 का पेपर देखो दोस्तों, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन क्या है आपको हिंदी के सेक्शन में पूछे गए हैं। यहां पर पहला जो ऑप्शन है कि महेश ने खाना खाया किंतु उसे वह पसंद नहीं आया, संयुक्त वाक्य, सीधी सी बात है, बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। हम घर के रहे न घाट के, संयुक्त वाक्य है, सिंपल सी बात है। तीसरा क्या है, वह तंदुरुस्त है तथापि वह डरपोक है। समुच्चय बोधक अव्यय से 2 शब्द जुड़ रहे, 2 वाक्य जुड़ रहे हैं। जिस प्रकार उभयन्वी अव्यय से मराठी में जुड़ते तो यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय से 2 शब्द जुड़ रहे, तो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन मैंने एक घायल पक्षी देखा, ये सरल वाक्य है, ज्याला आपण मराठीमध्ये केवल वाक्य म्हणतो, म्हणजे या ठिकाणी फक्त सरल वाक्य कोणता आहे तर मैंने एक घायल पक्षी देखा। ऑप्शन जो डी रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। पर्याय जो डी दिया गया है सर वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि वहां वाहनों की भीड़ लगेंगी, भविष्य काल का वाक्य है, याद रखेंगे। ओके, इस वाक्य का सामान्य भूतकाल कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों आपको भविष्य काल का एक वाक्य दिया गया है और पूछा गया है कि सर इसको आपने क्या करना है, सामान्य भूतकाल बना देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑप्शन 1 क्या दिया गया है कि वहां वाहनों की भीड़ लग रही थी। अब लग रही थी मतलब यह हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि पूरी बात तो हुई नहीं, लग रही थी। ओके, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपका कि वहां वाहनों की भीड़ लगी थी, वहां वाहनों की भीड़ लगी थी मतलब ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। ओके ठीक है। अब उसके बाद यहां पर चौथा अगर आप देखेंगे वहां वाहनों की भीड़ लगती है, ये तो वर्तमान काल हो गया। मतलब आपका ऑप्शन जो 3 यहां पर रहेगा सर कि वहां वाहनों की भीड़ लगी, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प रहेगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15। अब 15वां प्रश्न इस प्रकार आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है। अब देखिए विराम चिन्ह की दृष्टी से गलत वाक्य कोणता, म्हणजे चुकलेला वाक्य कोणता, अशा प्रकारे हा अयोग्य वाक्य आपण त्याला सांगू शकतो। 4 ऑप्शंस हमको यहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, हम दादाजी को बाबा बुलाते हैं, बिल्कुल सही है, हम दादाजी को बाबा बुलाते हैं, यहां पर किसी प्रकार की कोई ग्रामिकल मिस्टेक नहीं है। उसके बाद ऑप्शन 2, यहां अपना पराया भेद नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। अरे तुम आओ ना, ये भी क्या है सही है। लेकिन यहां पर जो आपको दिया गया है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 दिया गया है कि उसे रोको मत जाने दो, तो यहां पर जो कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, जो स्वल्प विराम का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, वो कहां पर होना चाहिए था, उसे रोको मत के बाद, उसे रोको मत जाने दो। लेकिन इन्होंने कहां लगा दिया, उसको रोको के बाद लगा दिया, जबकि वो मत के बाद चाहिए था, तब सही होता। तो विकल्प 3 आपका सही होगा दोस्तों, क्योंकि उसे रोको मत
तब स्वल्पविराम चाहिए था, कॉमा चाहिए था, इन्होंने रोको के बाद लगा दिया, मतलब ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न है कि सर निम्नलिखित में से योग्य उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। अब देखिए उपसर्ग को लेकर, प्रत्यय को लेकर प्रश्न जो है हर परीक्षा में आते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना इसलिए जरूरी होता है कि फिर आपको क्वेश्चन उसी प्रकार के परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अब यहां पर प्रश्न क्या है सर कि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। देखिए निवारण, आवारण, सुवरण या फिर अपवरण, इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए। तो देखिए यहां पर वारण एक शब्द है दोस्तों और उसको नि उपसर्ग लगा है। उसको कौन सा उपसर्ग लगा है, नि उपसर्ग लगा है, तो निवारण शब्द बनता है। तो आपका विकल्प जो 1 रहेगा, पर्याय जो 1 दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन 1 क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आपका सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न दिया गया है कि उड़ धातु में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय नहीं लगता है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो शब्द के पीछे लगता है, बाद में लगता है। पहले लगने वाला उपसर्ग, बाद में लगने वाला प्रत्यय। यहां से आपसे प्रश्न क्या बनता है सर, प्रश्न बनता है कि उड़ धातु में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय नहीं लग सकता। अब देखिए उड़ धातु में अगर आप आई प्रत्यय लगाएंगे तो उड़ाई शब्द बन जाता है, ठीक है, शब्द बन जाता है। यहां पर नहीं लग सकता वाली बात हो रही है। अगर आप उड़ धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे तो उड़ना हो जाता है, उड़ना होता है, पतंग उड़ रहा है, ठीक है, उड़ना। उसके बाद अगर आप इसमें आन लगा देंगे तो उड़ान हो जाता है, उड़ान। ओके, उम्मीदों की उड़ान हम जिस तरीके से एक वाक्य बोलते हैं। लेकिन आवट यहां पर जो है दोस्तों शब्द नहीं बनता, मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा सर वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सर श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है। मैं आपको बताऊंगा कि श्लेष को हमने पीला कर रखा है। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, मतलब एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। यमक और श्लेष में फर्क क्या है कि यमक में आपको एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, और श्लेष में क्या होता है दोस्तों, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं मतलब उसका अर्थ ही होता है चिपका हुआ। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा सीधा सही आंसर कौन सा है। तो देखिए भिखारिन को देख पट देत बार बार। अब देखिए यहां पर जो पट शब्द है दोस्तों इसके 2 अर्थ है। पट शब्द यहां पर जो दिया गया है इसके 2 अर्थ है। पहले पट का अर्थ होता है दोस्तों वस्त्र मतलब कपड़े, और दूसरे पट का अर्थ होता है दोस्तों दरवाजा बंद कर देना, मतलब भिखारी को देखकर दरवाजा बंद कर देना। तो आपका विकल्प जो डी रहेगा वो यहां पर सही होगा कि भिखारिन को देख पट देत बार बार। ओके, मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है सर वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है सर कि सहज स्नेहु सराहन लागे इस काव्य पंक्ति की मात्राओं का कौन सा क्रम निम्नलिखित में से योग्य है। ये फ्री के मार्क से, ओके, ये फ्री के मार्क से दोस्तों थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, इतना टाइम हम लेते नहीं, लेकिन थोड़ा आप समझो यार कि किस प्रकार से प्रश्न पत्रिका आती है। ये फ्री का मार्क से। अब देखिए यहां पर आपको सहज लिखा है, पहले क्या लिखा है, सहज लिखा है, सहज, चलो ठीक है ना, ओके, सहज लिखा है। तो सहज में क्या है, सिंगल मात्रा है। कौन सी मात्रा है, सिंगल मात्रा है। तो देखिए सिंगल मात्रा के लिए 1 1 1 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां पर आपको 1 1 कहां पर नजर आ रहा है, सिर्फ दूसरे और चौथे ऑप्शन में नजर आ रहा है, मतलब आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को कट कर देना, उसमें जाना नहीं है, वो हमारा जवाब नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है, स्नेहु, स्नेहु। अब देखिए स्नेहु में भी आपको क्या है, सो जो है वो सिंगल मात्रा है, मतलब एक मात्रा है तो फिर एक आ जाएगा, सो में एक आ जाएगा। उसके बाद ने, अब ने जो है दोस्तों ये डबल मात्रा वाला है, इसमें 2 मात्रा है, तो यहां पर आपका एस या 5 आ जाएगा। इंग्लिश में एस या 5 दिख रहा है, जो भी चलिए, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, हु आता है। हु जो है इसको पहला उकार लगा है, तो मतलब ये सिंगल मात्रा में काउंट होगा। अगर बड़ी उकार लगती तो डबल मात्रा में काउंट होता, लेकिन यहां पर ये सिंगल में काउंट होगा, तो फिर से एक आ जाएगा। अब देखिए 11151 कहां पर नजर आ रहा है आपको, जवाब मिल गया आपको, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो गया। उसके बाद स सिंगल मात्रा, रा डबल मात्रा, मतलब देखेंगे आप, उसके बाद हो सिंगल मात्रा, नो सिंगल मात्रा, ला डबल मात्रा, और आपका गे डबल मात्रा, मतलब ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। ये फ्री के मार्क से, इसको छोड़ना नहीं क्योंकि इसी से स्कोर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 20वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा अर्थ में नहीं है। अब देखिए दोस्तों अभिलाषा अर्थ में कौन सा शब्द नहीं है। अभिलाषा मतलब
कामना, अभिलाषा मतलब आकांक्षा, अभिलाषा मतलब इच्छा। ओके, तो ये तीन जो है दोस्तों ये अभिलाषा के समानार्थी शब्द है, लेकिन क्षपा का अर्थ होता है रात। क्षपा का अर्थ क्या होता है? रात होता है। तो क्षपा यहां पर क्या है दोस्तों? भिन्न है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा सर वो सही होगा, ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का योग्य जोड़ा पहचानिए। विलोम शब्द म्हणजे काय? तर विरुद्धार्थी शब्द। तो देखिए दोस्तों यहां पर स्थावर, विवर, अकेला, भूकेला, अज्ञ, विज्ञ, कोप, शांत, इस प्रकार आपको चार विकल्प दिए गए हैं। और विलोम शब्द का सही जोड़ा कौन सा है दोस्तों? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जोड़ा यहां पर होने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर प्रश्न पूछा गया है कि पहिया सही तरीके से कहां लिखा गया है, मतलब निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को कौन सा है, इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए पहिया लिखेंगे दोस्तों तो सिंपली इस प्रकार से आपको क्या है पहिया लिख देना है। मतलब आपका विकल्प जो दो रहेगा, ऑप्शन जो दो दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। पर्याय जो दो दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर क्या है दोस्तों आपका यहां पर होने वाला है। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए हमारे अपडेट नोट्स रेडी है दोस्तों, और अभी तक इसको हजारों विद्यार्थियों ने परचेस कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो नोट्स होने वाले हैं दोस्तों ये 2026 की परीक्षा के लिए विशेष रूप से हमने बनाए हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, हिंदी, मराठी और बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्रों। मतलब 90 मार्क्स के ये नोट्स होने वाले हैं दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि टोटली अपडेट नोट्स है, टोटली सिलेबस इसमें कवर किया है। साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक को लेकर टोटली कंटेंट हमने इसमें डाले हैं दोस्तों। और 2025 के 2 प्रश्न पत्रिका भी आपको सभी नोट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इसको जेरोक्स कर पढ़ सकते हैं दोस्तों। 399 रुपये मात्र हमने इसका प्राइस यहां पर रखा है। कॉम्बो पैक है दोस्तों, 399 रुपये में आपको ये कॉम्बो पैक मिलेगा। अगर आप 1 या 2 नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बेस्ट क्वालिटी ये नोट्स होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतर चांस आपको पास होने का नहीं मिलेगा। हमारा एक टारगेट है दोस्तों, मेरा एक टारगेट है कि आप लोगों ने कम से कम इस नोट्स को पढ़कर 90 में से 70 मार्क लेने चाहिए। कुछ ज्यादा पेजेस नहीं, आराम से 100-1 रुपए में आप जेरोक्स कर इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने की बात आपको हम नहीं बता रहे, 3-3, 4-4 हजार रुपए की क्लास लगाने की बात हम आपको नहीं बता रहे दोस्तों, क्योंकि जो हमारी मेहनत है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा दोस्तों। 399 रुपए का ये नोट्स है, इसको एक बार पढ़कर देखो, परीक्षा देकर देखो, और उसके बाद आपका मैसेज आएगा मुझे कि सर हमको इतने इतने मार्क्स मिले, हम पास हो गए परीक्षा में। डेफिनेटली, क्योंकि हजारों विद्यार्थी हमारे लगातार पास हो रहे दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर इसी नोट्स पर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हमको हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये जो तीनों नोट्स है दोस्तों वो तुरंत मिल जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पढ़ लो दोस्तों एक बार, और पढ़कर परीक्षा दे दो तो डेफिनेटली आप जो है दोस्तों 100% जो है टीईटी की परीक्षा इस बार अच्छे नंबरों से पास होंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको क्या है परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर, बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन पेपर ढूंढ के निकाला यार तुम्हारे लिए। चलिए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 23वां प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न पहले आते थे, 2 साल से नहीं आ रहे। ओके, ये इंग्लिश का एक शब्द दिया जाता था, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। ऑपरेटर इस शब्द को कौन सा परिभाषिक शब्द है, मतलब ऑपरेटर का हिंदी में रूप क्या है, तो प्रचालक है। आपका विकल्प जो 2 रहेगा वो सही होगा दोस्तों, ऑप्शन 2 रहेगा वो सही हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न पूछा गया था कि निर्मम शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह होगा। अब देखिए निर्मम एक शब्द दिया गया है, इस शब्द के लिए कौन सा शब्द समूह होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों, और डायरेक्ट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो सीधी सी बात है, निर्मम हम किसको कहते हैं कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम निर्मम कहते हैं। तो आपका विकल्प जो यहां पर 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है सर वो सही होगा। ऑप्शन 3 आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि रोमा ने कई जगह कोशिश की, अंडरलाइन है, अधोरेखित है, पर उसे नौकरी नहीं मिली। अधोरेखित अर्थ में कौन सा मुहावरा योग्य है। अब देखिए दोस्तों मुहावरे को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। जशा प्रकारे आपल्याला वाक्प्रचार प्रश्न विचारले जातात मराठीमध्ये। या ठिकाणी प्रश्न आहे की रोमा ने कई जगह कोशिश की पर उसे नौकरी नहीं मिली, अधोरेखित में कौन सा मुहावरा योग्य है। तो देखिए कोशिश की,
किस लिए कोशिश की? नौकरी के लिए कोशिश की। चार विकल्प आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हाथ पैर मारना, मतलब जुमला किस तरीके से बनेगा, वाक्य किस तरीके से बनेगा कि रोमा ने कई जगह हाथ पैर मारा लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, पर उसे नौकरी नहीं मिली। आपका विकल्प जो एक यहां पर दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन एक आपका क्या है सर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न पूछा गया है कि भरी गगरिया डैश डैश कहावत पूर्ण कीजिए। चार विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए यहां पर एक कहावत दी गई है कि भरी गगरिया डैश डैश। तो देखिए भरी गगरिया, इसके लिए आपको जो है दोस्तों चुपके जाहे, यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शब्द युग्म का गलत जोड़ा पहचानिए। आप देखिए दोस्तों, शब्द युग्म का गलत जोड़ा कौन सा है? जो दो शब्दों के बीच में डैश होता है उसको हम शब्द युग्म कहते हैं। तो देखिए यहां पर सटा हटा सही है, खरा खोटा सही है, उसके बाद आपका आदान प्रदान भी जो है दोस्तों वो सही है, लेकिन यहां पर आपका जो योगी रोगी है दोस्तों वो गलत होगा। मतलब आपका विकल्प जो ए दिया गया है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ओके, अब देखिए यहां पर तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है दोस्तों। काटा, सूरज, आश्रय और सूत। तो देखिए आश्रय जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के वैसे वापरे जाते हैं, हिंदी या मराठी में यूज किए जाते हैं। अगर इसका आप तद्भव रूप देखेंगे दोस्तों तो आसरा होता है, आसरा। आश्रय का क्या होता है दोस्तों? आसरा होता है। तो आश्रय यहां पर क्या है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सर, प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा छायावादी रचनाकार नहीं है? अब देखिए दोस्तों, छायावादी रचनाकार कौन सा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए छायावाद के जो चार स्तंभ है उसमें महादेवी वर्मा जी आते हैं। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और जयशंकर प्रसाद की बात आप करेंगे दोस्तों तो जयशंकर प्रसाद जी जो है ये छायावाद के जनक है। जयशंकर प्रसाद जी कौन है दोस्तों? तो ये छायावाद के जनक है। और सुमित्रा नंदन पंत भी जो है दोस्तों छायावाद के चार स्तंभों में इनका नाम आता है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो है दोस्तों ये द्विवेदी युग के हैं। मतलब आपका विकल्प जो दो रहेगा, ऑप्शन जो दो रहेगा यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन जो दो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सर कि महाभोज उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए महाभोज उपन्यास के रचनाकार कौन है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मनु भंडारी। तो मनु भंडारी आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही विकल्प होगा। आपका विकल्प जो डी रहेगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है 2019 की प्रश्न पत्रिका आज के 2020 की प्रश्न पत्रिका आज के इस वीडियो में देखिए हमने दोस्तों जो 19 जनवरी 2020 को जो पहली परीक्षा हुई थी हिंदी की वो प्रश्न पत्रिका हमने देखी दोस्तों। इसके बाद का जो सेक्शन होता है आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश आपको सेकंड लँग्वेज दिख रही आहे किंवा मराठी, म्हणजे इंग्लिश आणि मराठीपैकी आपल्याला एक विषय या ठिकाणी निवडायचा असतो। आता मराठी आपण सेकंड लँग्वेज घेतला, त्यानंतर बालमानसशास्त्र, समाजशास्त्र, परिसर अभ्यास, गणित सगळा विषय म्हणजे टोटली जे सब्जेक्ट आहे ते मराठीमध्ये विचारले जातात। और दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महाटेट जून 2026 के लिए हमारे क्वेश्चन सेट रेडी है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रश्न संच बनाए हैं दोस्तों। हर सब्जेक्ट के लिए 10 क्वेश्चन पेपर आपको क्या है यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 के लिए हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित मतलब 50 प्रश्न पत्रिका है दोस्तों। और सभी में आंसर की भी क्या है आपको दी गई है दोस्तों। उसके बाद पेपर 2 के लिए हिंदी, मराठी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र इस प्रकार से 40 प्रश्न पत्रिका हमने बनाई है दोस्तों। मतलब जिस प्रकार से परीक्षा परिषद अपनी टीईटी की प्रश्न पत्रिका बनाता है दोस्तों उसी प्रकार से टोटली एनालिसिस कर क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने यहां पर किया है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न पत्रिकाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों उसका संपूर्ण अभ्यास कर हम यहां पर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर लेकर आए दोस्तों। 499 आप देखेंगे तो पेपर 1 का प्राइस है क्वेश्चन सेट का, 399 पेपर 2 का है दोस्तों। और दोनों पेपर आपको चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 करीब करीब 90 क्वेश्चन सेट है दोस्तों। तो 399 रुपए में आपको यह दिया जाएगा। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर है, 699 रुपए।
स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन सेट आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों बिल्कुल सोचना नहीं है, अभी से जो है इसको परचेस कर अपनी पढ़ाई को आपने शुरू कर देना है, क्योंकि इस बार जो है आपको टीईटी में दोस्तों 100 से ज्यादा नंबर हम दिला कर देंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। फिलहाल इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।